चलिए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूं एक टॉपिक जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेटा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स इस टॉपिक को लेकर हमने अभी तक ऑलरेडी 2 लेक्चर्स डिस्कस किए हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के इन 2 लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को 1 to 1 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपके साथ डिस्कस की हैं। आज की क्लास में हम उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगली बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की तरफ आने वाले हैं। तो चलिए फिर करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। आज की क्लास में मैं आपको बता दूं, बेटा ये देखिए, मैं अगर आपके साथ बात करूं, मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में सबसे पहले तो मैंने आपको मीनिंग बताया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या है। उसके बाद हमने स्टार्ट जब किया बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, सबसे पहला वर्ड मैंने आपको बताया व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस ट्रांजैक्शन। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में डिटेल से मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने एग्जांपल दिए थे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को लेकर कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है। मैंने आपको बताया बिजनेस ट्रांजैक्शन के बिहाफ पर इवेंट के बारे में कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को बेस बना करके क्या बनता है बेटा, इवेंट बनता है। इवेंट के बाद मैंने आपको उसका एग्जांपल दिया कि टाइप्स ऑफ इवेंट क्या है और इवेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इवेंट जो होता है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिजल्ट होता है, ये मैंने आपको बना करके दिखाया था। इसके बाद मैंने आपको बताया मीनिंग ऑफ अकाउंट कि भाई हर एक थिंग और एसेट, जितने पर्सन, जितनी चीजें आपके बिजनेस में डील होंगी, सबके इंडिविजुअल बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग उन सबके पर्टिकुलर अकाउंट बनाते हैं, जिसे हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में लेजर भी बोलेंगे। मैंने आपको मीनिंग बताया कैपिटल का कि बिजनेस का ओनर जो अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा उसे हम लोग नाम देते हैं कैपिटल। इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा मैंने मीनिंग बताया ड्रॉइंग्स का। बिजनेस का ओनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ करता है, उसे हम लोग नाम देंगे ड्रॉइंग्स। मैंने आपको मीनिंग बताया लायबिलिटीज का। आउटसाइडर्स का पैसा अगर मेरे बिजनेस में होगा इन्वेस्ट तो उसे हम लोग नाम देंगे लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के मैंने आपको 2 टाइप बताए थे, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। मैंने आपको बताया एसेट का मीनिंग, मैंने बताया था कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट। इन पूरे 3 वर्ड्स के ऊपर आपका सिलेबस जो है वो टिका हुआ है। मैंने आपको मीनिंग बताया एसेट का। उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ एसेट्स, ये मैंने आपको बताया। मैंने बताया था नॉन करंट एसेट है जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल। मैंने आपको करंट एसेट्स बताया जिसको विद इन 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट करेंगे। लिक्विड एसेट बताया जिसको वेरी शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट करेंगे। मैंने आपको फिक्टिशियस एसेट के बारे में बताया था कि जो कि रीसेल वैल्यू जिनकी नहीं होती है उन्हें हम लोग नाम देंगे फिक्टिशियस एसेट। इसके अलावा मैंने आपको रिसिप्ट का मीनिंग बताया। 2 तरह की रिसिप्ट होंगी, एक कैपिटल नेचर, एक रेवेन्यू नेचर। मैंने एक्सपेंडिचर का मीनिंग बताया। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च, लेकिन इसकी 3 टाइप है मेरे पास, कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर और डेफर्ड रेवेन्यू नेचर। इनके बारे में मेरी बुक में आपको डिटेल से मिल जाएगा बेटा। उसके बाद मैंने बताया मीनिंग ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है, जो अमाउंट आपको कलेक्ट होगा सेल करके, गुड्स या सर्विसेज को सेल करके जो अमाउंट आपको कलेक्ट होगा उसे हम लोग नाम देंगे रेवेन्यू का। मैंने बताया एक्सपेंस का मीनिंग कि एक्सपेंस किसको बोलेंगे, तो भाई एक्सपेंस का मीनिंग होता है कि जो अमाउंट आपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए खर्च किया था उसे हम लोग नाम देंगे एक्सपेंस। ये सब बातें मैंने लास्ट क्लास तक आप लोगों को बता दी थी। एक्सपेंस और रेवेन्यू दोनों को कंपेयर करके मैंने बताया था इनकम। इनकम का मतलब होता है बेटा एक पूरे पर्टिकुलर पीरियड में जो रेवेन्यू आपके पास जनरेट होगा और उस पर्टिकुलर पीरियड में उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो अमाउंट आप खर्च करेंगे उसे अपन लोग नाम देंगे एक्सपेंस का। और रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को अगर मैं कर देता हूं माइनस, तो जो वैल्यू निकल कर आएगी उसे हम लोग नाम देंगे इनकम। तो बेटा रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू इनकम, ये होगा। यहां मैंने एक्सपेंस में, यहां मैंने मीनिंग ऑफ इनकम में लिखा भी है कि भाई अगर मान लीजिए कोई भी गुड्स आप परचेज करके लाए, वो हो गया एक्सपेंस। सेल किया तो उसे हमने नाम दिया रेवेन्यू। रेवेन्यू में से एक्सपेंस को जब आप माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आपके पास कैलकुलेट होकर आएगी उसे आप क्या नाम देंगे भाई, इनकम का। कॉन्फिडेंट तरीके से एक एक वर्ड को बढ़िया लेवल पर करके चलना है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलो
अगर मैं इससे आगे की बात करूं तो एक वर्ड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट। आप देखिए प्रॉफिट के बारे में मैंने लिखा हुआ है कि इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर द टोटल एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइज फॉर अ अकाउंटिंग पीरियड। प्रॉफिट इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर्स। प्रॉफिट का मतलब जनरली फायदा। इनकम और प्रॉफिट देखने में तो एक जैसे वर्ड ही हैं, लेकिन अगर पूरे साल में जो आप कोई भी प्रोडक्ट, प्रॉफिट जो वर्ड है बेसिकली सेल और परचेज का डिफरेंस रहता है कि कोई भी चीज जब आप खरीदते हो और जब कोई बेचते हो तो बीच में जो आपने अर्न कर लिया उसे हम लोग नाम देंगे प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट इज अ एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर द टोटल एक्सपेंस। अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो प्रॉफिट जो है वो इनकम वर्ड को रिलेट करता है। प्रॉफिट वर्ड जो है वो इनकम की तरह ही डील होगा। चलो एक वर्ड आता है गेन, ये दोनों से अलग है बेटा। प्रॉफिट और इनकम ये दोनों जो चीजें हैं वो बिजनेस के डे टू डे बिजनेस रूटीन की ट्रांजैक्शन करने से होंगी। जब डे टू डे आप बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको इनकम और प्रॉफिट की बात करनी है। लेकिन जो वर्ड आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है गेन, तो भाई गेन जो वर्ड है अगर मैं बात करूं इट इज अ मॉनेटरी बेनिफिट। गेन जो है वो एक तरह का मॉनेटरी बेनिफिट है। प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्ट फ्रॉम द इवेंट और ट्रांजैक्शन विच आर इंसिडेंटल टू द बिजनेस फॉर सेल ऑफ एसेट्स, विनिंग इन कोर्ट केस, एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। बेटा जो गेन होता है वो इंसिडेंटल होता है। मतलब ये कि गेन बिजनेस या किसी भी ट्रांजैक्शन को रूटीन वर्क करने से नहीं होगा। गेन कब होगा? जब कोई भी ट्रांजैक्शन या इवेंट जनरेट होगा। लाइक अगर आप बिजनेस की कोई फिक्स्ड एसेट को सेल कर दो ज्यादा अमाउंट में, मुनाफा प्रॉफिट आपको हो गया, किसी तरह का कोई क्लेम या कंपनसेशन आपको मिल गया, या आपकी एसेट की मार्केट वैल्यू बढ़ने की वजह से आपको फायदा हो रहा है। मतलब रूटीन ट्रांजैक्शन करने से आपको फायदा नहीं होगा। गेन जो होगा वो तब होगा जब आपका गुड लक होता है। गेन आमतौर पर इंसिडेंटल है। अगर आपका गुड लक चल रहा है तो भाई आपको गेन होने के चांस रहते हैं। मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल अ बिल्डिंग कॉस्टिंग रुपी 10 लाख इज सोल्ड फॉर रुपी 12 लाख। आपके पास एक बिल्डिंग पड़ी है जो आपने एज अ फिक्स्ड एसेट खरीदी थी 10 लाख रुपए की। आज मार्केट में भाव बढ़ गया, मार्केट का रेट बढ़ गया और आपने वही बिल्डिंग 12 लाख रुपीज में 12 लाख रुपए में सेल कर दी। तो बेटा जो 2 लाख रुपए का अमाउंट आपको फायदा हो गया उसे अपन लोग क्या नाम दे देंगे? गेन का नाम दे देंगे। तो एक तरफ है एक्सपेंस, एक तरफ है इनकम, एक तरफ है गेन, एक तरफ है लॉस। ये सब बातें मैं डिस्कस करने वाला हूं। गेन जो होता है वो इंसिडेंटल होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। रूटीन वर्क से नहीं होगा। जिसका गुड लक होगा उसे ही गेन होता है। सही है। तो बिजनेस में एक वर्ड आता है जी गेन। गेन के बाद आता है जी लॉस। लॉस कब होगा? जब आपका नुकसान होगा। नुकसान को आप बोलते हो जी लॉस। एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर द रेवेन्यू ऑफ अ बिजनेस एंटिटी फॉर अकाउंटिंग पीरियड टर्म एज लॉस। भाई जब आपके बिजनेस में खर्चे हो जाएं ज्यादा और रेवेन्यू आए कम तो आपके लॉस होंगे। मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड में आपको जितना रेवेन्यू जनरेट हुआ और जितने आपको रेवेन्यू जनरेट करने के लिए करने पड़े खर्च, दोनों को कंपेयर कर लो। अब मान लो रेवेन्यू जनरेट होता है कम, एक्सपेंस करने पड़ेंगे ज्यादा, तो भाई साहब आपको हो गया लॉस, मारे गए आप, है ना, लॉस हो गया। लेकिन कोई टेंशन नहीं है। ये देखिए फॉर एग्जांपल इफ रेवेन्यू इज रुपी 2 लाख एंड एक्सपेंस आर रुपी 2,40,000। रेवेन्यू तो आया 2 लाख, खर्चे हो गए 240, इसका मतलब 40,000 का आपको हो गया है लॉस। तो वर्ड अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई लॉस का मीनिंग क्या है, तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर द रेवेन्यू आर कोल्ड लॉस। कि अगर आपके एक्सपेंस रेवेन्यू से हो जाए ज्यादा तो वो जो अमाउंट निकल कर आएगा उसे आप नाम देने वाले हैं लॉस का। अब सब लोग मेरे को बताएं इतना क्लियर है क्या? सही बात है। चलो अगर मैं बात करूं मीनिंग ऑफ लॉस के बाद, एक एक करके चीजों को डिस्कस करेंगे ना यार। ये सारा मटेरियल आपको मेरी बुक में मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लिखने का काम इसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप पहले मीनिंग समझें, आप बुक पर जाएं, वहां आपको डिटेल मिल रहा है, वहां से पढ़ें, अगेन एंड अगेन लर्निंग करें। बस आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल इस चैप्टर में होना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है।
बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। इस चैप्टर में से जनरली 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाने हैं। चलो, अगर मैं बात करूं मीनिंग ऑफ परचेज, तो भाई परचेज जो वर्ड है, द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स विच आर इन द बिजनेस डील्स। परचेज जो वर्ड आता है बेसिकली बेटा वो बिजनेस की गुड्स के लिए आता है। मैं आपको बता दूं बेटे, अगर आप बिजनेस में, एक सेकेंड, चलिए, अगर आप बिजनेस में कोई गुड्स परचेज करेंगे तो उसके लिए वर्ड यूज होता है परचेज। देखो, परचेज ऑफ गुड्स और एक वर्ड आएगा परचेज ऑफ एसेट। आप क्या खरीद कर लाए। देखो, परचेज जो वर्ड है याद रखिएगा, परचेजिज जो वर्ड है वो हमेशा गुड्स के लिए आता है। आप खरीद कर ला सकते हैं अपने बिजनेस में, आप गुड्स खरीद कर लाए जिनको रीसेल करने के लिए आपने खरीदा। आप बिजनेस में यूज करने के लिए एसेट लेकर आए। आप बिजनेस में यूज करने के लिए बहुत सारी चीजें खरीद कर लाते हैं जिनको आप अपने बिजनेस में यूज करेंगे। आप ऐसे गुड्स खरीद कर ला सकते हैं जिनको आपने रीसेल करना है। तो भाई अगर आपके बिजनेस में कोई भी वर्ड, परचेज वर्ड जब आएगा तो परचेज वर्ड कब आएगा, गुड्स के लिए आएगा। परचेज जो वर्ड आएगा वो किसके लिए आएगा भाई, गुड्स के लिए आएगा। तो लिखा गया द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स विच इज द बिजनेस डील्स। मतलब परचेज ऑफ गुड्स में केवल वो गुड्स आएंगी जिसके लिए हमने बिजनेस को डील किया। इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, गुड्स मीन एक्वायरिंग द रॉ मटेरियल फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन इनटू द फिनिश्ड गुड्स एंड देन सेल। इन द ट्रेडिंग कंसर्न, गुड्स आर दोज विच आर परचेज फॉर रीसेल। मतलब ये कि परचेज के मायने अलग अलग बिजनेस में अलग अलग हो सकते हैं। मैं अगर आपको बता दूं, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब गुड्स को रीसेल करने का बिजनेस है, तो भाई याद रखिएगा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, मैं क्या बोल रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आप पहले रॉ मटेरियल लेकर आते हैं, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको सेल करते हैं। तो भाई अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसमें आपके लिए परचेज क्या होगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा माल जिसको लाकर आप उसको फिनिश शेप में कन्वर्ट करते हो फिर सेल करते हो। अगर आप बोलें सर अगर मेरा बिजनेस जो है वो ट्रेडिंग का है, ट्रेडिंग का मतलब बना बनाया खरीदना और सेल कर देना। अगर तो आप ट्रेडिंग बिजनेस करते हो, बना बनाया खरीदा और सेल कर दिया, तो भाई ट्रेडिंग बिजनेस के लिए जो स्टॉक आप खरीद कर लाए बना बनाया उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉक यानी परचेज, और उसको फिर हम लोग कर देंगे सेल्स। तो भाई अगर आप बना बनाया खरीद कर लाते हो और सेल कर देते हो तो वहां आपके लिए उसे ही हम लोग क्या नाम दे देंगे, परचेजेस ऑफ गुड्स का। अगर मैं बात करूं, यही मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है परचेज रिटर्न। आप बोलेंगे सर परचेज रिटर्न क्या होगा, तो भाई जब आप गुड्स खरीद कर लाए थे रीसेल करने के लिए उसे मैंने क्या नाम दिया था, परचेजेस का। अगर वो गुड्स अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं है, जो स्टॉक आपको सप्लायर ने दिखाया था ये वो स्टॉक नहीं है, आपने परचेज किया था कुछ और, आ गया कुछ और, डिफेक्टिव आ गया, गलत आ गया, तो आप क्या करेंगे, आप उसे रिटर्न कर देंगे, आप उसे सप्लायर को रिटर्न कर देंगे। सप्लायर से जब स्टॉक आया था तब हमने नाम दिया था परचेजेस। अगर सप्लायर को वो स्टॉक हम वापसी कर दें किसी भी रीजन की वजह से, डिफेक्टिव स्टॉक हो सकता है, अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं है, हमें बताया गया था कुछ और, दे दिया आपने कुछ और, ये भी हो सकता है कि जो स्टॉक की हमारी रिक्वायरमेंट है ये वो स्टॉक ना हो करके कोई दूसरा स्टॉक है, तो हम सप्लायर को वो स्टॉक रिटर्न कर देने वाले हैं। तो अगर हमने सप्लायर को स्टॉक रिटर्न कर दिया तो मैं उसे क्या नाम दे दूंगा भाई, परचेज रिटर्न। अब देखो, गुड्स परचेज फ्रॉम द सप्लायर may be returned due to the manufacturing defect or due to the difference in the specification, so that the return goods are known as purchase return or return outwards। जो स्टॉक हमने रिटर्न कर दिया उसे हम लोग परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड्स का नाम देने वाले हैं। सब लोग मेरे को बताओ इतना समझ में आ रहा है। चलो अब अगर मैं बात करूं परचेज के बाद अगला वर्ड मेरे यूज आएगा सेल्स।
अब बोलेंगे सर परचेज समझ में आ गया तो सेल्स भी समझ में आ जाएगा। सेल्स किसके लिए वर्ड यूज होगा? ये भी स्टॉक के लिए होगा। जब आप कोई गुड्स खरीद कर लाए थे तो मैंने क्या वर्ड यूज किया? परचेजिज। अगर कोई गुड्स आप सेल करते हो कस्टमर को, गुड्स बेचने के लिए सेल्स अकाउंट आता है। अगर आपने कोई एसेट बेची है या कोई ऐसी चीज आपने सेल की है जिसका आप बिजनेस नहीं करते हो तो सेल्स अकाउंट नहीं आएगा। सेल्स अकाउंट तभी आएगा जब आप गुड्स को सेल करेंगे। जिस तरह का आप करते हैं बिजनेस, उस गुड्स को अगर आप करेंगे सेल तो ही हमारे लिए सेल्स वर्ड आएगा। आप चेक करें, लिखा गया है सेल्स मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर फॉर अ प्राइस। The term sale is used only for the sale of those goods which are purchased for resale। मैंने बोला था ना कि जो गुड्स आप रीसेल करने के लिए परचेज करके लाए थे, अब जब उन्हें सेल करोगे तो ही सेल्स वर्ड जो है वो यहां जनरेट होगा। इट ऑल्सो इंक्लूड द रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स। इसमें वो सारी सर्विसेज, वो सारा अमाउंट भी इंक्लूड होगा जो हमने कस्टमर को सेल किया था। फॉर एग्जाम्पल, इफ द क्लोथ डीलर सेल क्लोथ, अगर एक कपड़े का व्यापारी क्लोथ डीलर कपड़ा बेचता है, देन इट विल बी टर्म एज सेल, तो उसे हम लोग क्या नाम देंगे? सेल्स। बट इफ द सेम क्लोथ डीलर सोल्ड द ओल्ड मशीनरी और ओल्ड फर्नीचर, देन इट विल बी नॉट टर्म एज सेल। लेकिन कपड़ा व्यापारी, उसके पास कोई पुराना फर्नीचर पड़ा है, पुराना कोई मशीनरी, टाइपराइटर, कुछ भी पड़ा है, आप उसको सेल कर दोगे तो वो आपके लिए सेल वर्ड यूज नहीं होगा। उसे हम लोग नाम देंगे अलग से सेल ऑफ एसेट। उसके लिए आगे जाके टर्म्स हम लोग डिफाइन करेंगे। लेकिन यहां मैं क्लियर कर दूं, जो वर्ड सेल्स है, सेल्स वो केवल गुड्स के लिए आता है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। सेल्स जो वर्ड है वो केवल किसके लिए आएगा बेटे? गुड्स के लिए आएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेल्स रिटर्न। अगर आप बोलें सर सेल्स रिटर्न क्या होगा, तो मैं बता दूं, इफ द गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर इज रिटर्न बाय द बायर। अगर हमने कस्टमर को जो गुड्स सेल की थी, अब हमें कोई डिफेक्टिव स्टॉक दे सकता है तो हमने भी कस्टमर को डिफेक्टिव स्टॉक दिया हो सकता है ना, अकॉर्डिंग टू सैंपल ना दिया हो, गलत स्टॉक की डिलीवरी दे दी हो। तो अगर कस्टमर से हमारा स्टॉक जो हमने उसको सेल किया था, अगर वो रिटर्न आएगा क्योंकि हमने गलत डिलीवरी दी थी, तो भाई उसे हम लोग क्या नाम दे देंगे? सेल्स रिटर्न। सही बात है। अगर कस्टमर से जो स्टॉक हमें मिला था, अगर कस्टमर हमें वो स्टॉक रिटर्न कर दे तो उसे हम लोग क्या नाम दे देने वाले हैं? सेल्स रिटर्न। बताओ, ये वाली बात क्लियर है? चलो, मैंने आपको परचेज के मीनिंग बता दिए, मैंने आपको सेल्स के मीनिंग बता दिए। अगर आप मेरी बात को समझे, यहां मैंने एक वर्ड बताया, मीनिंग ऑफ स्टॉक और इन्वेंट्री। बेसिकली मीनिंग ऑफ स्टॉक और इन्वेंट्री क्या है? तो भाई मैं बता दूं, स्टॉक का ही दूसरा नाम इन्वेंट्री होता है। मतलब स्टॉक, जर्नली स्टॉक में और इन्वेंट्री में बेसिक डिफरेंस क्या है मैं बता दूं बेटा। आमतौर पर स्टॉक जो वर्ड होता है वो फिनिश गुड्स के लिए होता है, कि जिस तरह का बिजनेस आप कर रहे हो उसका जो फिनिश सेलेबल कंडीशन में जो डाटा आपके पास होगा उसे हम लोग स्टॉक का नाम देते हैं। लेकिन अगर मैं वर्ड यूज करूं इन्वेंट्रीज, तो भाई इन्वेंट्रीज जो वर्ड होता है उसमें तीन चीजें काउंट में करता हूं। इन्वेंट्रीज की डेफिनेशन में मैं तीन चीजों को काउंट करूंगा। इन्वेंट्री में स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आएगा, इन्वेंट्री में स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, इन्वेंट्री में स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स आएगा। इन्वेंट्री में तीन चीजें इंक्लूड होती हैं। इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल भी आता है, इन्वेंट्री में वर्क इन प्रोग्रेस भी आता है, और इन्वेंट्री में फिनिश गुड्स भी इंक्लूड होती हैं। तो भाई अगर आप मेरे को बोले कि सर इन्वेंट्री का मीनिंग बता दो, तो इन्वेंट्री के मीनिंग में तीन चीजें इंक्लूड मैंने कर दी। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आप बोलेंगे सर रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल को हिंदी में बोलते हैं कच्चा माल। मतलब ये मेरे हाथ में ये पेन है, ये पेन प्लास्टिक से बना, तो भाई जब कंपनी ने ये पेन बनाया होगा सबसे पहले तो प्लास्टिक परचेज किया होगा। अब प्लास्टिक कोई पेन की शेप में तो कंपनी के पास आया नहीं होगा,
कंपनी ने इस प्लास्टिक को मेल्ट करके एक किसी डाई में सांचे में डाल करके पेन की शेप बनाई होगी। तो बेसिकली जो कंपनी में जितना प्लास्टिक पड़ा है जिससे कि ये पेन की शेप आनी है, तो वो प्लास्टिक आपके लिए क्या है, रॉ मटेरियल है। और इसमें यूज होने वाले जितने पार्ट जो कुछ भी हमारे पास पड़ा है, जब तक वो पेन की शेप में नहीं है तब तक वो रॉ मटेरियल है। अब उन सब चीजों को मिलाकर जब मैं पेन बनाना स्टार्ट करूंगा तो पेन का कवर बन गया, पिन लग गई और भी चीजें आ गई, लेकिन अभी वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, कुछ काम अभी बाकी है, कुछ काम हो चुका है, कुछ काम अभी बाकी है। तो ऐसे गुड्स का नाम रखा जाता है सेमी फिनिश गुड्स। सेमी फिनिश गुड्स का मतलब जो आधा बना है आधा नहीं बना है, लेकिन उसे अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम लोग नाम देंगे स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। और एक वर्ड आएगा हमारे पास बेटे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। बेटे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो आता है बेसिकली, अगर मैं बताऊं फिनिश गुड्स उस वर्ड के लिए होगा, फिनिश गुड्स जो वर्ड होगा वो उस स्टॉक के लिए होगा जो कि सेलेबल कंडीशन में है, मतलब जिसको हम लोग रूटीन की वर्ड में सेल कर देंगे, सेलेबल कंडीशन में होगा, उससे हम लोग नाम देंगे फिनिश गुड्स का। तो भाई मेरे पास तीन तरह का स्टॉक आ सकता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। तीन तरह का स्टॉक जो है वो मेरे पास हो सकता है, लेकिन स्टॉक जो है वो बेसिकली फिनिश गुड्स के लिए हम लोग आम लैंग्वेज में यूज करते हैं, इसीलिए स्टॉक का दूसरा नाम मैंने रख दिया इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज की डेफिनेशन में तीन चीजें हो गई, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। बताइए इतना क्लियर? चलो मैं आगे सुनो। स्टॉक के बाद मेरे पास इन्वेंट्री के बाद अगला जो वर्ड है ये आता है जी ट्रेड रिसीवेबल। आप बोलेंगे सर ट्रेड रिसीवेबल क्या है? बेटा ट्रेड रिसीवेबल वो लोग हैं जिनको हमने उधार में स्टॉक दे रखा है लेकिन पेमेंट अभी तक नहीं आया। देखो भाई मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको बिजनेस ऑपरेट करना है और आप ये बोलें कि भाई हम तो बिजनेस कैश में ही करेंगे, अदर देन कैश हम बिजनेस नहीं करने वाले हैं, तो ये बात मानकर चलेगा आपका बिजनेस बहुत अच्छा नहीं रन करेगा। क्योंकि जब तक आप उधार नहीं दोगे, आप अपने कस्टमर्स को उधार नहीं दोगे, तब तक आपका बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पर नहीं चलेगा। बेटा बिजनेस जो है ना वो एक यूं कह लीजिए प्रोसेस है, सर्कल है, मतलब जिसमें हमें कुछ लोगों से उधार यानी कि क्रेडिट मिलेगा, हम आगे कस्टमर्स को उधार देंगे, तो ये चेन है, ये साइकिल है जो बनता है। सही है? तो अगर आप बोले सर पहले हमें ट्रेड रिसीवेबल का मीनिंग बता दो, तो भाई ट्रेड रिसीवेबल जर्नली वो लोग होते हैं जिनको मैंने गुड्स सेल कर रखा है उधार में और जिनसे पैसे आने बाकी हैं, जिनसे पैसे लेने बाकी हैं, उन्हें हम लोग नाम देंगे ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड का मतलब बिजनेस, रिसीवेबल का मतलब पैसा लेना बाकी है, दैट मीन्स ट्रेड रिसीवेबल। तो यहां देखिए रिसीवेबल मीन्स रिसीव होना बाकी है, दैट मीन्स रिसीवेबल। तो यहां मैंने वर्ड लिखा है ट्रेड रिसीवेबल रेफर्स द अमाउंट, यहां मैंने लिखा है ट्रेड रिसीवेबल्स रेफर्स द अमाउंट of the sale of goods and services rendered by the company in the normal course of business। ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें इंक्लूड होती हैं, एक होता है डेटर्स और एक होता है बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स वो लोग हैं, आप पढ़ो जरा, द टर्म डेटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन एंड फर्म्स whom goods are to be sold and services are to be rendered on credit but the payment was not received from them। मतलब हमने जिनको गुड्स सेल कर दी या जिनको हमने सर्विस दे दी है लेकिन उनसे अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इफ द गुड्स वर्थ ₹50,000 सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट, अगर हमने मोहन को 50,000 रुपए का स्टॉक उधार में सेल कर दिया एंड ही विल कंटिन्यू रिमेन डेटर्स ऑफ द बिजनेस, he does not make the full payment। जब तक कि वो बिजनेस की पूरी पेमेंट नहीं कर देता तब तक वो पर्सन हमारी बुक्स में डेटर के नाम से शो होगा। तो डेटर वो पर्सन होता है बेटा जिससे हमने पैसा, जिसको हमने गुड्स या स्टॉक उधार दे रखा है और वो पेमेंट हमें उससे रिसीव नहीं हुआ है, उसे हम लोग नाम देंगे डेटर्स का। डेटर्स में ही एक वर्ड यूज हो रहा है बिल्स
रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का मीनिंग क्या है? तो लिखा गया द बिल ऑफ एक्सचेंज मीन द बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम द पर्सन हु इज द ड्रोवर एंड गेट इट बैक आफ्टर द एक्सेप्टेंस फ्रॉम द ड्रॉइंग। बेटा इसका जो मीनिंग है ना, मैं आपको सही बात बताऊं, इसका मीनिंग आपको इस चैप्टर में अभी बहुत अच्छा क्लियर नहीं होगा। ये एक चैप्टर आपके सिलेबस में पूरा डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगा इन फ्यूचर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वहां हम इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैं आपको एक जर्नल सेंस में बता दूं कि जब ट्रेड रिसीवेबल, जिससे हमें पैसे लेने होते हैं, जिसे मैंने नाम दिया डेटर्स, उसके ऊपर हम एक नोट लिखते हैं और उसमें सामने वाली पार्टी यानी डेटर से हम एक्सेप्टेंस लेंगे कि भाई आप हमें इस गारंटी कार्ड पर, इस नोट पर अपने साइन और अपनी स्टैंप लगाकर दे दो, जिससे हमें ये श्योर हो जाए कि हमने जो पैसे आपसे लेने हैं वो इस डॉक्यूमेंट पर लिखे गए हैं। मतलब यूं कह लो कि एक तरह का डॉक्यूमेंट बनाऊंगा मैं, और मैं अपने डेटर के ऊपर नोट करूंगा और डेटर से उसके ऊपर एक सिग्नेचर करवा लूंगा, नोट करवा लूंगा कि भाई आप मेरे को लिख के दो कि आपने मेरे पैसे देने हैं। तो उसे हम लोग नाम बोलते हैं बेटा बिल्स रिसीवेबल। तो एक तरह का डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसका पूरा डिटेल आप बिजनेस में अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले टॉपिक में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अभी बताऊंगा, डॉक्यूमेंट बनाकर दिखाऊंगा, उतना क्लियर नहीं होगा। जैसे जैसे आपको टॉपिक में अकाउंट्स की सेंस समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी, अपने आप से आपको ट्रेड रिसीवेबल के मायने, मीनिंग क्लियर होने स्टार्ट हो जाएंगे। चलो जी, इसके बाद अगर मैं बात करूं ट्रेड रिसीवेबल के बाद अगला जो वर्ड है उसका नाम है बेटे ट्रेड पेबल्स। तो भाई ट्रेड पेबल्स क्या है? तो मैं बता दूं, ट्रेड पेबल्स इज द अमाउंट पेबल ऑन द अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज और सर्विसेज टेकन बाय द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में जिन लोगों से हमने उधार में सप्लाई ले रखी है, उसे हम लोग नाम दे देते हैं बेटे ट्रेड पेबल्स का। ट्रेड पेबल्स में दो बातें इंक्लूड हैं, एक सन्ड्री क्रेडिटर्स और एक बिल्स पेबल। सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये दो बातें वहां इंक्लूड होंगी। अगर मैं बात करूं कि सर क्रेडिटर का मीनिंग बता दो, तो भाई क्रेडिटर वो सप्लायर हैं जिनसे हमें उधार में मिला, डेटर वो लोग हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं, क्रेडिटर वो लोग हैं जिनके पैसे हमने देने हैं। मतलब ये हमारी हो गई लायबिलिटी। ये वो लोग हैं, क्रेडिटर वो सप्लायर हैं जिन्होंने हमें उधार में स्टॉक दे रखा है और उन्होंने बोला कि सर स्टॉक ले जाओ और जब आपके पास पैसे आ जाएं तब आप हमें पैसे वो दे देना। लेकिन वो शॉर्ट टर्म होगा, ये नहीं है आप बोल दो ठीक है जी 5 साल के बाद आना, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर आपने स्टॉक की सप्लाई ली है और एक टाइम पीरियड के बाद आप उसकी पेमेंट कर देंगे, तो वो सप्लायर जिन्होंने आपको उधार में स्टॉक सेल किया था, उसे आप अकाउंट्स की लैंग्वेज में नाम देने वाले हैं क्रेडिटर्स का। सही बात है। तो क्रेडिटर्स आर द सप्लायर्स हु सेंड द गुड्स टू द फर्म ऑन क्रेडिट, यानी जिन्होंने आपकी फर्म को उधार में स्टॉक की सप्लाई दी है, उसे अपन ने नाम दे देना है बेटा क्रेडिटर का। अब क्रेडिटर भी हमारे ऊपर एक नोट लिख सकता है गारंटी के लिए। तो क्रेडिटर ने अगर गारंटी के लिए नोट लिखा तो यहां मैंने उसको नाम दे दिया बेटे बिल्स पेबल का। तो गारंटी एक तरह का, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट क्रेडिटर हमारे ऊपर नोट करेगा तो हमारे लिए वो क्या होगा? बिल्स पेबल। पिछली टर्म्स में हमने डेटर के ऊपर लिखा था तो वो हमारे लिए क्या था? बिल्स रिसीवेबल। लेकिन बच्चों को अभी भी बहुत ज्यादा डिटेल से समझ में नहीं आएगा, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे जैसे सिलेबस चलेगा इसका मीनिंग अपने आप से आपको क्लियर होना बेटे स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप चलते रहो मेरे साथ। तो मैंने अभी तक आपको जो वर्ड बता दिए उसके अकॉर्डिंगली आगे अगर मैं बढ़ता हूं, तो यहाँ एक वर्ड मैंने फिर से यूज कर दिया, गुड्स। बेटा गुड्स वैसे तो स्टॉक को ही बोलेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में गुड्स नाम से एक पर्टिकुलर वर्ड है, तो मैंने उसको डिफाइन करने की कोशिश की है। देखिएगा, गुड्स इज द रेफर एज अ प्रोडक्ट इन विच फर्म इज डीलिंग। गुड्स वर्ड जो कभी भी आएगा तो याद रखिएगा ये उस गुड्स के लिए होगा, उन थिंग्स के लिए होगा जिनका बिजनेस हम करते हैं। इट इज बाइंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट एंड इट इज प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट एंड सेलिंग इट। मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको खरीद कर हम बेचते हैं या बनाकर मैन्युफैक्चरिंग करके हम
सेल करते हैं उसे हम लोग नाम देंगे गुड्स का। फॉर एग्जाम्पल, इन अ फर्म डीलिंग इन फर्नीचर ऑफ बाइंग चेयर्स एंड टेबल इज टर्म्स एट गुड्स। अगर आप एक फर्नीचर डीलर हैं और आप खरीद कर लाते हैं चेयर टेबल्स वगैरह, तो वो आपके लिए क्या होगा? गुड्स। बट इफ अ फर्म बाइंग इन हार्डवेयर आइटम बाय अ टेबल चेयर, अगर कोई बिजनेस हार्डवेयर बिजनेस करता है, तो हार्डवेयर बिजनेस मतलब जो आपके रूटीन में गुड्स यूज होंगी, जिसमें आपके लॉक वगैरह हैंडल ये सब चीजें होती हैं हार्डवेयर में, और अगर वो पर्सन फर्नीचर खरीद कर लाएगा तो उसके लिए वो एसेट काम करेगी, ना कि गुड्स। उसके लिए वो गुड्स नहीं होंगी, उसके लिए वो होंगी एसेट। मतलब भाई सीधी सी बात क्या है, जिस चीज के आप डीलर हैं वो गुड्स अगर लाएंगे तो वो डीलर जो अपनी सेल करने के पर्पज से जो थिंग्स लेकर आएगा उन्हें हम लोग नाम देने वाले हैं गुड्स का। लेकिन अगर कोई थिंग आप परचेज करके लाते हो, रीसेल करने के मोटिव से परचेज नहीं करते हो, तो उसे हम गुड्स का नाम नहीं देने वाले हैं। इसके बाद एक वर्ड आता है बेटे, कोस्ट। कोस्ट का मतलब आपकी लागत। मतलब कोई भी गुड्स जब आप खरीदते हो तो या कोई चीज आप बनाते हो, तो बनाने में आपकी कोस्ट कितनी लगी वो जानना बड़ा जरूरी होता है। क्योंकि भाई जब तक आपको यही नहीं पता कि चीज को बनाने की कीमत क्या लगेगी, कोस्ट क्या लगेगी, आप उसका सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करोगे? अब जरा सोचिए, एक कंपनी ये पेन बनाती है, अब इसका सेलिंग प्राइस क्या रखें? सेलिंग प्राइस रखने के लिए कितने का ये मार्केट में सेल करना है, इस बात को जानने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इस बात को जानने के लिए पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये पेन बनाने की हमारी कीमत कितनी है। अगर ये पेन बनाकर हम सेल करें तो हमारी कितनी कॉस्ट लगती है, ये हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा। तो यहां देखिएगा, कॉस्ट कैन बी टर्म एज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स गिवन बाय द exchange for some goods and services, the resource given up by the money or money's equivalent expressed in the terms of money. The example, cost of machinery includes purchase price, freight and installation expense. Cost is the amount of expenditure incurred or chargeable to the specified product or activity. किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के दौरान उस पर लगाई गई कीमत, उसे हम कॉस्ट बोलेंगे। जितना भी खर्चा, अगर कोई भी आप मशीन कोई भी गुड्स आप लाओगे, उसको बनाओगे, उसको लाने का खर्चा, जब तक वो फिनिशिंग शेप में नहीं आएगी, अगर मैं सिंपल सी बात बोल दूं, जब तक एक प्रोडक्ट सेलिंग कंडीशन में नहीं आता, तब तक आप उसके ऊपर जो भी पैसा खर्च करने वाले हो वो सब कॉस्ट की डेफिनेशन को कवर करने वाले हैं। ये बात आप मानकर चलिए। चलो, इसके बाद एक वर्ड हमारे पास, कॉस्ट वर्ड के बाद एक वर्ड हमारे पास आएगा वाउचर। वाउचर जो वर्ड है वो एक तरह का बेटे लीगल डॉक्यूमेंट होता है। अगर मैं बात करूं वाउचर क्या है, तो भाई वाउचर एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट होगा। लीगल डॉक्यूमेंट मतलब कि अगर कोई भी बिजनेस में आप ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, मैं आपको बता दूं, अगर बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन आप करने वाले हैं तो उस ट्रांजैक्शन के लिए आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। बिजनेस में कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को अगर आपने करना है रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड करने से पहले आपको उसका एक लीगल एविडेंस बनाना पड़ेगा। आप मेरे को एक सिंपल सी बात बता दें, आपने गुड्स खरीदी हैं और आप वो परचेज प्राइस बुक्स में रिकॉर्ड करोगे एज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्या प्रूफ है आपके पास कि आपने गुड्स परचेज की थी? बताओ, क्या प्रूफ है आपके पास कि आपने गुड्स परचेज की थी? क्या प्रूफ है आपके पास, बताओ। तो प्रूफ के नाम पर आपके पास कोई इनवॉइस, कोई बिल, कुछ होगा ना। अगर कैश में खरीदा है तो कैश मीमो होगा, उधार में खरीदा है तो इनवॉइस होगा। तो भाई ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट है, इन्हीं के बिहाफ पर क्या बनते हैं? वाउचर। तो आप देखिए, वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स द ऑथराइजेशन to pay and on the basis of business transaction are first of all recorded in the books of accounts. मैं फिर भी बता दूं, आपके सिलेबस में वाउचर को रिलेट करता है एक चैप्टर जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, और सोर्स डॉक्यूमेंट के नाम से आपके सिलेबस में एक चैप्टर है जो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं बताऊंगा डिफरेंट टाइप ऑफ वाउचर्स, वाउचर कौन कौन से हो सकते हैं, सबके बारे में मैं डिटेल से आपके साथ डिस्कस करूंगा।
अ सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर फॉर द ईच ट्रांजेक्शन। हर एक ट्रांजेक्शन के लिए एक सेपरेट वाउचर बनाया जाता है। एंड इट इज स्पेसिफाई द अकाउंट्स इज डेबिटेड और क्रेडिटेड। और वाउचर ही आपको ये बताएगा कि किस अकाउंट को हमें करना होगा डेबिट और किस अकाउंट को हमें करना होगा क्रेडिट। ये एग्जांपल मैंने लिखा। फॉर एग्जांपल, इन द केस ऑफ कैश परचेज, अगर मान लीजिए हमने कैश परचेज किया तो कैश मीमो, एंड इन द केस ऑफ क्रेडिट परचेज, परचेज इनवॉइस आर वाउचर। अगर आपने कैश परचेज किया तो कैश मीमो, उधार में परचेज किया तो भाई जो परचेज इनवॉइस आपका बना होगा वो आपके लिए किस चीज का काम करेगा? वाउचर का काम करेगा। तो मैं आपके साथ बेटा इस क्लास में जो बेसिक वर्ड्स क्लियर कर रहा हूं, एक एक करके मैं सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपको बताऊंगा। ये जो सीक्वेंस में आपको बता रहा हूं, इसी सीक्वेंस में आपको मेरी बुक में ये सारे टर्म्स मिलने वाले हैं। एक एक करके सब टर्म्स को रीडिंग करो, उनका मीनिंग समझो, क्लियर करो। अगली क्लास में फिर मैं कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के साथ और आऊंगा। अभी कुछ टर्म्स पेंडिंग है, एक एक करके वो सारे टर्म्स जो आपके बिजनेस में यूज होने वाले हैं उन्हें हमें पढ़ना होगा। वो सब चीजें क्लियर होने के बाद फिर मैं आपके साथ अगले टॉपिक पर चलूंगा जहां हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करेंगे। लेकिन अगर आपको बेटे अकाउंट्स का सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ना है तो पहले अकाउंट्स में यूज होने वाली बेसिक वर्ड्स, बेसिक टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए बहुत अच्छे लेवल पर, तभी हम आगे की वर्किंग कर पाएंगे। ये बात आप मान के चलो। तो अगली क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, कुछ और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।